दोस्तों, कल हमने देखा कि किस तरीके से समर ने उस खून को खरीद लिया था और पी लिया था। खून को पीने के बाद समर की ताकत हायर हेवन किंगडम पर पहुंच चुकी थी। उसके बदले उसने वशिष्ठ से 3 वादे कर दिए थे। वो उसको 3 काम करके देगा। लेकिन जब वो उसके पास गया तो पारुल उसका खून पीना चाहती थी। जब नीलामी खत्म हुई तो वहां पर नव्या और बाकी लोग भी समर को घूर घूर कर देख रहे थे। कुछ लोग और भी चाहते थे कि वो समर को पकड़ ले और उसका खून पी जाए, क्योंकि उसके खून में अब वो एक बूंद खून मिल चुका था, जो सबसे ताकतवर खून था। अब आगे दोस्तों, एपिसोड नंबर 115 में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और साथ में अपनी कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, आज हम सीक्रेट घर जमाई के 115वें एपिसोड को शुरू करते हैं। नव्या ने भी अपनी आंखों में एक अस्पष्ट अभिव्यक्ति के साथ समर की तरफ देखा। पारुल वशिष्ठ को समर को अपनी तरफ खींचते देखकर नव्या थोड़ी असहज हो गई थी। लेकिन चाहे वो कितने भी पावरफुल क्यों न हो, नव्या ने वशिष्ठ परिवार के एरिया में कोई हंगामा करने की हिम्मत नहीं की। समर को भी इस बात का पता नहीं था कि पारुल वशिष्ठ के साथ उसकी निकटता ने नव्या में नाराजगी पैदा कर दी थी, जिसने उसे पहले आकर्षित करने की असफल कोशिश की थी। पारुल वशिष्ठ ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, शैडो किंग, ये हमारे वशिष्ठ परिवार का एक 5 स्टार वीआईपी कार्ड है, जो आपको वशिष्ठ परिवार के ओनरशिप वाले किसी भी कंपनी, होटल, इंडस्ट्री में यूज करने पर कोई दिक्कत नहीं होगी, और ये आपको 10 अरब रुपए का शुरुआती फंड भी प्रदान करेगा। ये कहते हुए उसने समर को 5 स्टार वीआईपी कार्ड सौंप दिया। वशिष्ठ परिवार के प्रतीक वशिष्ठ अक्षर के साथ उत्कीर्ण 5 स्टार वीआईपी कार्ड सोने से बना था, जो चमकदार सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। किसी वजह से वशिष्ठ परिवार सोने का बहुत शौकीन था, यहाँ तक कि उनके वीआईपी कार्ड भी सोने के थे, जिससे समर की बोलती बंद हो गई। हालांकि गोल्डन वीआईपी कार्ड काफी मूल्यवान था, फिर भी समर ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो सुपर पावरफुल परिवार का सम्मान करता था। जरा सोचिए, क्या ड्रैगन ने ब्लड के नीलामी का परिवार का कोई साधारण परिवार होगा? बेशक वशिष्ठ परिवार को नहीं पता था कि ब्लड की एक बूंद असल में ड्रैगन की ब्लड की थी। बाकियों की तरह उन्हें भी यही लग रहा था कि होता कि चूहे का ब्लड हो या किसी मुर्गे का, वरना वो उसे कभी नीलाम ही नहीं करते। पारुल वशिष्ठ ने अपने आसपास के लोगों के इंटेंट को महसूस करते हुए समर को वार्निंग देने की कोशिश करते हुए कहा, शैडो किंग, बेहतर होगा कि आप उस तरफ न जाएं, अन्यथा वो लोग आपको मारने की कोशिश करेंगे। अब समर अपने दुश्मनों के बीच काफी लोकप्रिय हो गया था, मानो भूखे कुत्तों के झुंड के बीच एक स्वादिष्ट सॉसेस। पहले उसके सिर्फ 3-4 दुश्मन थे, अब तो उस खून के चक्कर में हर कोई उसका दुश्मन था। समर पारुल वशिष्ठ की वार्निंग का कारण भी जानता था। ड्रैगन के ब्लड की उस एक बूंद ने उसे हाई हेवन किंगडम में प्रवेश करने में मदद की, जिससे उसके पावर में जबरदस्ती वृद्धि हो गई। एजू से अब वो नहीं डरता था, लेकिन उसे अंधेरे में छिपे उन पावरफुल लोगों से सावधान रहना था। समर ने हल्के मुस्कान के साथ कहा, मिस वशिष्ठ, मैं पूरी जिंदगी आपके घर पर नहीं रह सकता। जो मेरे रास्ते में आ रहा है उसे टालना बेकार है, और मुझे अंततः बाहर जाना ही होगा। वो अपनी ताकत अब परखना भी चाहता था। जो लोग उसके प्रति दुर्भावना रखते थे, वो उसके एक्सपेरिमेंट के सबसे अच्छे सब्जेक्ट थे। वो लोग उसे मारना चाहते थे और वो उन्हें मारना चाहता था। दोनों ही पक्ष शिकारी बनना चाहते थे, शिकार नहीं। पारुल वशिष्ठ ने कहा, ग्रैंड मास्टर का मकबरा 3 दिन बाद खुलेगा। तुम तब तक यहाँ रुक सकते हो, फिर हम साथ में कब्रिस्तान जा सकते हैं। उसकी बात सुनकर समर ने हैरान होकर पूछा, क्या आपने ग्रैंड मास्टर की कब्र का अधूरा नक्शा रितेश राजपूत को नहीं बेचा? हम वहां कैसे जा सकते हैं? पारुल वशिष्ठ ने हल्के से हंसते हुए कहा, तुम्हें किसने बताया कि केवल एक ही नक्शा है? समर ने हैरान होते हुए पूछा, क्या वहीं कई जोड़े हैं? पारुल वशिष्ठ ने एक दूरत मुस्कान के साथ कहा, हाँ बिल्कुल, कुल 3 जोड़े हैं, और हमने उनमें से केवल एक को बेचा है। वो एक लोमड़ी की तरह दिख रही थी, जिसने अभी अभी उनके साथ हेरा फेरी की हो। पारुल वशिष्ठ की बात सुनकर समर अवाक रह गया। उसने मन ही मन में कहा, तुम भाड़ में जाओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत भी है कि तुम मुंबई के कृपाण रितेश राजपूत से उलझ गई। उसने अपनी आंखें घुमाई।
समर ने सुना था कि मुंबई की प्रथम सुंदरी पारुल वशिष्ठ लोगों के साथ खेलना पसंद करती थी, और अगर उसने उसे किसी आम इंसान को यूं ही छेड़ा होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इस बार उसने रितेश राजपूत को छेड़ने की हिम्मत दिखाई, जो हाई हेवन लिस्ट में टॉप 3 फाइटर्स में से एक था और 4 एंशियंट मार्शल आर्ट परिवारों में से एक राजपूत परिवार का सबसे बड़ा बेटा। अगर रितेश राजपूत को पता चला कि ग्रैंड मास्टर के मकबरे के अधूरे नक्शे की और भी कापियां हैं जिसने उसे 10 अरब रुपए में खरीदा था, तो अब पारुल वशिष्ठ के लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। क्योंकि समर अब पारुल वशिष्ठ के बहुत करीब था, इसलिए शायद वो भी किसी न किसी तरह फंस ही जाएगा। तभी उसका चिंता भरा चेहरा देखकर पारुल वशिष्ठ ने अहंकार और उग्रता से कहा, चिंता मत करो, जब मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं तब तक कोई भी तुम्हारे साथ पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगा। उसकी आवाज नर्म हो गई थी। समर ने पारुल वशिष्ठ की इस घोषणा पर नाक सिकोड़ ली। वो उसे सुरक्षा देगा क्योंकि वो केवल अपने आप पर विश्वास करता था। लेकिन समर उठ खड़ा हुआ। उसने जाने के लिए तैयार होते हुए कहा, मिस वशिष्ठ, मैं इंदौर वापस जा रहा हूँ और 3 दिन बाद आपके पास वापस आ जाऊंगा। हालांकि पारुल वशिष्ठ चाहती थी कि वो 3 दिनों के लिए उसके साथ रहे, लेकिन समर ने उसके प्रस्ताव को रिजेक्ट करना पड़ा क्योंकि कियारा और पायल इंदौर में उसका इंतजार कर रही थी। जब वो डिब्बे से बाहर निकला तो लायन दानव किंग और ग्रीन ड्रैगन दानव किंग बाहर दरवाजे पर उसी का इंतजार कर रहे थे। लायन दानव किंग ने समर के पास आते हुए धीमी आवाज में कहा, यंग मास्टर, हमने बाहर जाकर देखा बहुत से लोग छिपे हुए थे। हमें डर है कि हमारा ऐसे ही बाहर जाना सेफ नहीं है। जब तक समर नीलामी हॉल के अंदर था तब तक उन लोगों के पास इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था, चाहे वे समर से कितनी भी नफरत करते, क्योंकि वशिष्ठ परिवार को नाराज करने की हिम्मत तो किसी में नहीं थी। लेकिन जैसे ही समर और उसके आदमी नीलामी स्थल से निकलकर वशिष्ठ परिवार के बाहर के इलाके में पहुंचे तो बाहर के लोग उसे जरूर मारने की कोशिश करेंगे। लेकिन समर ने ठंडी आवाज में कहा, डोंट वरी, जब प्रॉब्लम आएगी तो उससे निपट लेंगे। जो भी मेरी जान लेने आएगा मैं उसे मार डालूंगा। चलो चलते हैं। उसने इतनी बेशर्मी से बाहर निकलने की हिम्मत इसलिए क्योंकि उसे खुद पर भरोसा था। नीलामी के मंच पर समर ने ड्रैगन ब्लड की वो बूंद पी जिसने उसे सीधे हाई हेवन किंगडम लेवल में भेज दिया। लेकिन इजू जैसे कई लोग ये नहीं जानते थे कि समर अब हाई हेवन किंगडम में प्रवेश कर चुका था, और वो अब भी यही सोचता था कि वो लोअर हेवन किंगडम लेवल पर है, जो कि समर से अच्छा था। लायन दानव किंग और ग्रीन ड्रैगन दानव किंग एक दूसरे को देखा और समर के बारे में चिंतित हो गए। लेकिन चूंकि उनका ये यंग मास्टर पहले भी वहां से निकल चुका है और इसलिए वो उनके पीछे पीछे चल पड़े। समर नीलामी घर से कुछ दूर पर चला था। काले कपड़े पहने कई लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया। काले कपड़े पहने ये सभी लोग जापान के किमोनो पहने हुए थे और उनका लीडर कोई और नहीं बल्कि इजू ही था। इजू के आगने के बाद ब्लैक मैन और हेल किंग समर के पीछे आ गए, जिससे समर के पीछे का रास्ता भी बंद हो गया और उन्हें अब भागने का कोई मौका नहीं मिलने वाला था। इजू ने उदास चेहरे के साथ कहा, समर, सॉरी दोस्त, आज तुम्हें मरना ही होगा। क्योंकि इजो नीलामी घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, इसलिए वो बाहर ही खड़ा समर का इंतजार कर रहा था। समर को मारने का ये उसका सबसे अच्छा मौका था और वो इसे कभी नहीं छोड़ने वाला था। बेशक बदले के अलावा इजो द्वारा समर को मारने की एक इम्पोर्टेंट वजह यह भी थी कि अब वो समर का ब्लड चाहता था। तभी हेल किंग ने भी ठंडी मुस्कान के साथ धमकी देते हुए कहा, समर, मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। उसकी आंखों में ठंडी रोशनी चमक रही थी। अब समर दुश्मनों से घिरा हुआ था। उसके सामने इजू था और पीछे हेल किंग और ब्लैकमैन थे। नीलामी हॉल के बाहर आ रहे लोग अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे। वो भी ये नाटक देखने के लिए रुक गए थे। उन्होंने अब देख लिया था कि उसके दुश्मनों ने समर को घेर लिया है। उनमें से कुछ ने समर को उस व्यक्ति के रूप में पहचान भी लिया था जिसने ड्रैगन ब्लड की बूंद मिलने के बाद सुंदरी पायर वशिष्ठ का साथ भी दिया था। समर को देखकर हर कोई जलन और थोड़ा थोड़ा किलिंग इंटेंट से भर गया था। वो सभी अब आपस में हंसते हुए समर का मजाक उड़ा रहे थे। एक लड़के ने समर की तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे अरे देखो, अब तो समर मारा जाएगा। उसके पास खड़े लड़के ने कहा, हालांकि ड्रैगन का ब्लड पाना कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उसे रखना पूरी तरह से अलग मामला है। अगर उसके पास ड्रैगन का ब्लड रखने की पर्याप्त ताकत नहीं तो वो उसे सिर्फ
मारेगा ही, पहले वाले लड़के ने कहा। चलो यही इंतजार करते हैं और देखते हैं कि वो समर को कैसे मारते हैं। उसके बाद हमें उसका कुछ ब्लड निकालने का मौका मिल सकता है। आपस में उत्साह से बात करते हुए सभी के सभी लोग समर को ऐसे देख रहे थे मानो वो पहले ही मर चुका हो। किसी ने भी जरा सी सहानुभूति नहीं दिखाई। सभी चाहते थे कि वो मर जाए और मरने के बाद उसका कुछ ब्लड वो ले ले। उन्होंने ईजू और हेल किंग को भी पहचान लिया था, जिनकी ताकतें पहले से ही भयानक जगजाहिर थी। इतने पावरफुल दुश्मनों के घेरे में समर निश्चित रूप से एक मरा हुआ जानवर ही था। तभी गुआओ दूर से टहलता हुआ आया और उसने हल्की आवाज में कहा, ओह शेट, कई लोग मिलकर एक आदमी को फिर से धमका रहे हैं। कितने कमीने लोग हैं ये। वो बहुत फुर्तीला था, लेकिन मोटा भी था। लोग शायद ही कल्पना कर सकते थे कि ये मोटा आदमी वास्तव में इतना बॉक्सिंग चैंपियन और हाई हेवन किंगडम का मास्टर था। वो समर का अच्छा दोस्त था। जब भी समर खतरे में होता वो हमेशा आ जाता। तभी उसके बगल में एक ठंडी आवाज आई। एक ताइक्वांडो डोवक पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी एक अंधेरे कोने से बाहर आया और उसने कहा, मोटे, तुम्हें मुझसे निपटना पड़ेगा पहले। वो आदमी 40 साल का था, गठीला चेहरा और उभरी हुई मांसपेशियां। कोई भी एक नजर में बता सकता कि उसमें जबरदस्त ताकत थी। उस मीडियम आयु के व्यक्ति को देखकर गुआओ ने अपनी अभिव्यक्ति बदल दी। उसने दांत भींचते हुए कहा, पार्क, तुम्हारा क्या मतलब है? गुआओ उस अधेड़ उम्र आदमी को जानता था। उसका नाम यिलांग पार्क था और यह न केवल सिर्फ कोरियाई ताइक्वांडो में माहिर था, बल्कि एक हाई हेवन किंगडम का फाइटर भी था। पार्क अपनी आंखों में खतरनाक किलिंग इंटेंट के साथ ठंडे मुस्कान के साथ बोला, शैडो किंग ने मेरे जूनियर भाई ताइक्वांडो किंग को मार डाला, इसलिए आज उसे मरना ही पड़ेगा। वो समर पर घात लगाकर हमला करने और मारने के लिए अंधेरे में छिपा बैठा था। तभी अचानक गुआओ आ गया और वो जानता था कि अब वो नहीं छिप सकता, वरना समर को गुआओ बचा लेगा। गुआओ ने समर की तरफ देखा और उदास होकर कहा, शैडो किंग, अब आपके बहुत सारे दुश्मन हैं। उसके सामने एक जापानवासी, पीछे घोस्ट किंग सेक्ट के लोग, बगल में ताइक्वांडो मास्टर। समर वास्तव में अब बहुत बुरा घिर चुका था। समर ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, गुआओ, परेशानी के लिए क्षमा करें। प्लीज मेरे लिंक पार्क में रुके और मैं और डिनर पर सब को लेकर चलूंगा। तभी इजो ने हाथ में एक लंबी तलवार लेकर ठंडे स्वर में कहा, समर, क्या तुम्हें लगता है कि जब तक यिलांग पार्क फाइट में शामिल नहीं होता तब तक तुम ठीक रहोगे? ये तुम्हारी गलत फहमी है। उसके बिना भी मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। समर मंद मंद मुस्कुराया, उन सबको ध्यान से देखते हुए मानो उसने नीचा हो, और अगर उसने ड्रैगन का ब्लड न पिया होता तो निश्चित रूप से हार जाता, क्योंकि अंत में ब्लड उसके लिए एक बड़ी ताकत बन गया था। एक सीटी की आवाज के साथ ईजो की लंबी तलवार हवा में फट गई, एक धुंधली छाया छोड़ते हुए समर की तरफ बढ़ रही थी। तलवार इतनी तेज थी कि एक साधारण व्यक्ति हवा में धुंधली परछाई के अलावा कुछ भी नहीं देख सकता था। सातवें तलवार किंग और लोअर हेवन लिस्ट के दूसरे दर्जे के मास्टर के रूप में ईजू तेज धार वाली तलवार तकनीक के मामले में ईश्वर तुल्य था, और जिस क्षण ईजू ने अपनी तलवार घुमाई, पीछे स्थित ब्लैक मैन और हेल किंग भी हिल गए थे। हवा में उछले और दो अलग अलग दिशाओं से समर पर हमला कर दिया। तीन विरोधियों के हमलों का सामना करते हुए समर शांत रहा, क्योंकि उसे पता था लड़ाई जीतने के लिए पहले उनमें से एक को मारना जरूरी था, और इजो ही एकमात्र ऐसा था जिसके पास हथियार था। इसलिए वही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा था। इसलिए समर की नजर सबसे पहले उसी पर थी। इसलिए समर ने लाल अग्नि तलवार निकाल ली और अपनी कलाई अपने शरीर के सामने रखी। उसकी तलवार सीधे ईजो की लंबी तलवार में जा लगी। तभी झंझनाहट की आवाज आई। ईजो के हाथ में मौजूद लंबी तलवार को समर की लाल उग्र तलवार ने दो हिस्सों में काट दिया था। ईजो ने गुस्से में कहा, धिक्कार है शैडो किंग, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी तलवार तोड़ने की? अपने हाथ में टूटी तलवार को देखकर ईजो की आंखों में रोष आ गया था। ईजो ने यह लंबी तलवार लंबे समय तक अपने पास रखी थी, जब से उसके मास्टर ने उसे जापान के 7वें तलवार किंग की उपाधि मिलने पर यह तलवार दी थी। कल्पना कीजिए, जब समर ने लंबी तलवार तोड़ी होगी तो उसको कितना गुस्सा आया होगा। ईजू की धमकी को नजरअंदाज करते हुए समर ने अपनी तलवार
ईजू के दिल में ऐसे घुसा दी जैसे गर्म हवा में लाल बिजली का बोल्ट घुसा दिया हो। तीव्र दर्द महसूस करते हुए उसने अपने छिदे हुए दिल को देखते हुए ईजू भय से भर गया था। ईजू के मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि यह कैसे संभव हो सकता है। शैडो किंग आज इतना पावरफुल कैसे हो सकता था? उसने अपनी तलवार के एक ही वार में मुझे कैसे मार डाला? आंखों में हैरानी ली। ईजू को याद आया कुछ दिन पहले टाइगर ग्रुप के मास्टर बैटल एरिना में समर भी उसकी तरह ही लोअर हेवन किंगडम के एक्सपर्ट के स्टेज पर था। फिर वो इतना पावरफुल कैसे हो गया? समर की वर्तमान ताकत देखकर ईजू डर और अफसोस से भर चुका था। नहीं, शैडो किंग अपने पावरफुल के साथ लोअर हेवन किंगडम के एक्सपर्ट स्टेज पर नहीं हो सकता, इसलिए वो हाई हेवन किंगडम में अवश्य पहुंच गया होगा। ईजू को अब पता था होता कि अगर वो हाई हेवन किंगडम की पावर प्राप्त कर लेता है तो समर को मारने की कभी हिम्मत ही नहीं करता जब तक उसकी मौत की इच्छा न होती। अफसोस की बात यह थी कि अब वो पीछे हटने का कोई रास्ता भी नहीं था। ईजू को समर ने अपनी तलवार के एक ही वार में मार दिया क्योंकि उसने समर की ताकत का गलत अंदाजा लगा लिया था। वहीं इस अविश्वसनीय रिजल्ट को देखकर हेल किंग और ब्लैकमैन दोनों के चेहरे बदल गए, क्योंकि उनमें ईजू की जैसी ही ताकत थी जिसे समर ने अपनी तलवार के एक ही वार में मार डाला। इसलिए संभव था समर उन्हें भी इसी तरह मार देगा। उसी क्षण वे जानकर आश्चर्यचकित हो गए कि उन्हें मूर्ख बनाया गया था, क्योंकि उन्हें समर को लोअर हेवन का फाइटर समझ लिया था जबकि वो तो हाई हेवन में पहुंच गया था। हेल किंग और ब्लैकमैन के चेहरे पीले पड़ चुके थे। उन्होंने अपने हमले रोक दिए और जल्दी से पीछे हट गए। उन्हें पीछे हटता देखकर वहां मौजूद भीड़ भी स्तब्ध रह गई थी। वहां सभी लोग ये सोचने लगे थे कि घोस्ट किंग सेक्ट के दोनों फाइटर शुरू होने से पहले ही डर कर क्यों भाग रहे हैं। हालांकि जब उन्हें याद आया कि समर ने अपनी तलवार से एक ही वार में ईजू को मार डाला तो देखने वाले लोग सिहर उठे थे। कुछ के लाल भी लोग पड़ गए थे। उन्होंने समर के बारे में कुछ जो बुरी बातें की थी, यहां तक के भविष्यवाणी कर दी थी कि वो मारा जाएगा। नतीजा उनके अब मुंह पर तमाचे के जैसा था। तभी समर ने चिल्लाते हुए कहा, अब भागना चाहते हो? तुम्हें लगता है कि तुम भाग सकते हो? समर की आंखें खतरनाक किलिंग इंटेंट से भर चुकी थी। उसने हेल किंग और ब्लैकमैन को भागने का कोशिश करते हुए देखा था। समर ने अपनी तलवार हेल किंग के सिर की तरफ घुमाई और उसके हाथ में पकड़ी लंबी तलवार एक आकार में ज्वाला में बदल गई और सीधे उसकी तरफ वार कर दिया। वो ब्लैक मैन की अपेक्षा हेल किंग के प्रति अधिक द्वेष रखता था और यही कारण था हेल किंग उसका पहला लक्ष्य था। समर के हाथ में पकड़ी तलवार को देखकर हेल किंग भयभीत हो गया था। उसने समर से निकलती हुई स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट को भी महसूस कर चुका था। हेल किंग पहले ट्रिपल एस का फाइटर था। घोस्ट किंग द्वारा उसे 18 लेवल के नर्क में ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा था। घोस्ट किंग तकनीक में महारत हासिल करने के बाद लोअर हेवन किंगडम लेवल पर टॉप पर पहुंच चुका था। उसने सोचा कि लोअर हेवन किंगडम लेवल के एक्सपर्ट लेवल पर अपनी सम्मानजनक पावर से वो समर को मारने में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि समर पहले से ही हायर हेवन किंगडम पर पहुंच चुका था और वो इतना उदास था मानो उसका पूरा जीवन ही उसे अब नीचे दबा दिया हो। जब से हेल किंग की मुलाकात समर से हुई तब से उसकी जिंदगी बहुत दुख भरी हो गई थी। वे दूसरे एक दोनों के बिल्कुल दुश्मन बन चुके थे। हेल किंग ने क्रूर और द्वेषपूर्ण नजर से कहा, मुझे नहीं मरना चाहिए। शैडो किंग ने मेरी मंगेतर को छीन लिया, मेरे परिवार को मार डाला और मुझे भी बदला लेना होगा। समर की तलवार पहले से ही उसके पीछे थी। तलवार के हर वार पर एक मौत पक्की थी। इस समय हेल किंग ने ब्लैक मैन को ढाल के रूप में अपने सामने खींच लिया। ब्लैक मैन ने गुस्से में कहा, हेल किंग, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तुम मुझे ढाल की तरह इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? ब्लैक मैन भयभीत हो गया था जब उसने महसूस किया कि उसके पीछे की तरफ खींचा जा रहा है। उसे इस बात पर जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका छोटा भाई इस नाजुक मौके पर उसे आगे कर देगा। हेल किंग तभी मुस्कुराया और ब्लैक मैन को समर ने किक मारकर तलवार की तरफ ढकेलते हुए कहा, सीनियर भाई, मैं नहीं मर सकता हूं, इसलिए आपको मेरे लिए आज मरना ही होगा। ये कहने के बाद वो जल्दी से मुड़ा और वहां से भाग गया। समर की तलवार ने ब्लैक मैन के सिर को सीधा 4-7 मीटर दूर फेंक दिया।
उसकी गर्दन से खून की धार फूट पड़ी, जिसे फुटपाथ लाल हो गया। ब्लैक मैन लोअर हेवन रैंकिंग लिस्ट के फर्स्ट पोजीशन का फाइटर था। उसका सिर जमीन पर गिर गया था और उसकी आंखें अभी खोली की खुली थी। अगर समर उसे सामने से मारता तो उसका गुस्सा कम होता, लेकिन उसके अपने छोटे भाई ने उसे ढाल बनाकर भाग निकाला। ब्लैक मैन को समर से उसकी मौत के लिए नफरत नहीं थी, उसे हेल किंग से नफरत थी, क्योंकि वो एक छोटा सा बदमाश था और उसने बस उसे नीचे फेंक दिया था। उनके आसपास के सभी लोग उसे आश्चर्य से देखने लगे थे। एक साथ एक हाथ कटे लड़के को ने हैरान होते हुए देखते हुए कहा, ओह डैम, समर बहुत पावरफुल है। उसने अपनी तलवार से एक ही बार में ब्लैक मैन का सिर काट दिया। उसके पास वाले लड़के ने कहा, अरे उसकी तलवार वो हायर हेवन किंगडम लेवल के टॉप स्टेज का एक आदमी कैसे मार सकता है? पहले वाले लड़के ने सोचते हुए कहा, मुझे लगता है कि समर भी अब हायर हेवन किंगडम का फाइटर बन गया है, लेकिन घोस्ट सेंट उसे ब्लैक मैन को मारने के लिए माफ नहीं करेगा। दूसरे लड़के ने कहा, घोस्ट किंग सेक्ट का मुंबई में बहुत बड़ा प्रभाव है, इसलिए समर शायद शहर भी नहीं, बाहर भी नहीं निकल पाएगा। उनमें से कुछ लोग समर की तलवार पाने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उनकी ताकत देखकर वो लोग पास जाने से भी डर रहे थे। उसे मारने की तो बात छोड़ दीजिए, समर तलवार के एक झटके में ब्लैक मैन को मारकर खुश नहीं था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि हेल किंग इस मौके का फायदा उठाकर इतनी तेजी से भाग जाएगा। समर का पहला लक्ष्य हेल किंग था, न कि ब्लैक मैन। हेल किंग एक सांप की तरह था जो उसे अच्छी तरह जानता था और कभी भी चुपके से काट सकता था। दुश्मन डरावने नहीं थे, डरावने तो अंधेरे में छिपे दुश्मन थे। समर ने ब्लैक मैन के शरीर की तरफ देखा तक नहीं, वो दूसरी तरफ चला गया जहां बॉक्सिंग किंग गुआओ और पार्क फाइट कर रहे थे। पार्क देख रहा था जब समर इजू और ब्लैक मैन के साथ फाइट कर रहा था, इसलिए जब समर इस तरफ से गुजरा तो वो डर गया। पार्क को टाइगर ग्रुप से मिली जानकारी के अनुसार समर एक लोअर हेवन किंगडम का फाइटर था, इसलिए ताइक्वांडो परिवार ने उसे हराने के लिए एक हायर हेवन किंगडम लेवल स्टेज का मास्टर को भेजा था। लेकिन बाद में जब पता चला कि समर तो वास्तव में एक हायर हेवन किंगडम लेवल का मास्टर है, तो उसकी उम्मीदों से परे भी था। समर की तलवार की गति से वो समझ गया था कि समर कोई साधारण हायर हेवन किंगडम का स्वामी नहीं, लेकिन वो तो दुर्जय है। वहीं गुआओ ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, शैडो किंग, आपने इसे अच्छी तरह से छुपाया। मुझे नहीं पता था कि आप इतने अच्छे फाइटर हैं। गुआओ भी ये देखकर हैरान था कि समर कितना पावरफुल है। समर ने मजाक में कहा, मोटे सरप्राइज है ये। वे पहले से ही एक दूसरे के बहुत करीब थे और हमेशा एक दूसरे के साथ मजाक करते रहते थे। पार्क ने देखा कि गुआओ से समर बात कर रहा है और उसने पूरी तरह से उसे इग्नोर कर दिया, जिससे वो दुखी हो गया। पार्क ने मुस्कुराते हुए निर्दयी स्वर में कहा, शैडो किंग, तुम सोचते हो कि तुम निर्दोष हो कि क्योंकि तुमने हायर हेवन किंगडम लेवल के फाइटर बन गए हो। खैर, मैं भी तुम्हारे लेवल का फाइटर हूँ। पार्क और गुआओ दोनों ही हायर हेवन किंगडम लेवल के फर्स्ट स्टेज के फाइटर थे, इसलिए उनमें से कोई भी एक दूसरे को नहीं हरा पाया था। पार्क ने यह भी देख लिया था कि समर भी हायर हेवन किंगडम के फर्स्ट स्टेज में था, इसलिए वो उससे भी बिल्कुल नहीं डर रहा था। वहीं उसकी बात सुनकर समर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम भी नरक में जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। पार्क ने उपहास भरी हंसी के साथ कहा, मुझे नरक भेजोगे? मैं कोई घटिया लोअर किंगडम का फाइटर नहीं हूं, तुम मुझे नहीं मार सकते। समर ने ठंडी हंसी के साथ कहा, बेवकूफ आदमी, मैं अपनी तलवार के एक वार से तुम्हारा सिर काट दूंगा। पार्क ने अनजाने में कहा, तुम्हारी तलवार की एक लहर, तुम बहुत मजाकिया हो। यह शायद इस साल का सबसे मजेदार चुटकुला था जो मैंने सुना है। पार्क को हायर हेवन किंगडम लेवल का फाइटर होने का गर्व जरूर था। क्वाओ भी उसे इतनी आसानी से मारने की बात नहीं कर सकता था, तो फिर समर कैसे कर सकता था? समर ने पार्क को नासमझी पर हंसा और उसने अभी अभी इजू को मारते समय अपनी तलवारबाजी का इस्तेमाल भी नहीं किया था। अगर उसने किया होता तो इजू अब तक धूल में मिल गया होता। समर ने धीमी आवाज में फिर कहा, रेड फायर विस्फोट। उसके तलवार के चारों तरफ जीवन ऊर्जा एकत्रित हो गई और लपटों में बदल गई। उसका ब्लेड हवा में चिरता हुआ सीधा पार्क के सिर की तरफ पड़ गया। पार्क तलवार
द्वारा एकत्रित की गई भयानक एनर्जी से भयभीत हो गया था। उसने वार को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन समर कुछ ही समय में उसके सामने आ गया और अगले ही पल पार्क का सिर तलवार से कटकर दूर उड़ गया। उसके शरीर से खून की धार बह फूट गई। उसकी आंखें अभी भी दहशत से भरी हुई थी। पार्क को अचानक याद आया कि ताइक्वांडो परिवार के लीडर ने उससे क्या कहा था, कि वो एक अद्वितीय प्रतिभा समान लेवल के लोगों के बीच भी इनकैपेबल होती है। ऐसा कहा जाता है कि अद्वितीय प्रतिभाएं 100 साल में एक बार ही प्रकट होती है। समान लेवल के लोगों के लिए उन्हें हराना असंभव होता। समर वास्तव में एक ऐसी ही अद्वितीय प्रतिभा था जो 500 साल में एक बार प्रकट होती थी। वहीं ये एक तरफी फाइट देखकर उनके आसपास के लोग चौंक गए थे। जब ब्लैक मैन को मार दिया गया था, उससे भी अधिक आश्चर्यचकित थे, क्योंकि पार्क हायर हेवन किंगडम का फाइटर था। नीलामी हॉल के आसपास काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। हर कोई मुंह खोले खड़ा था, मानो उसने अभी अभी कोई भूत देखा हो। तलवार के एक ही झटके से हायर हेवन किंगडम के मास्टर का सिर काट देना हॉलीवुड मूवी की कहानी जैसा लग रहा था। फिर भी यह सबके सामने ऐसा ही हुआ था। भीड़ में खड़े एक आदमी ने हैरान होते हुए कहा, हे भगवान, ये आदमी तो कमाल का है। मुझे लग रहा है ये कमजोर होने का सिर्फ नाटक करता है। उसके पास खड़े आदमी ने कहा, तुम सही कह रहे हो, वो सचमुच कुछ खास है। जैसे ही उसने अपनी तलवार निकाली, पार्क का सिर उड़ गया। पहले वाले आदमी ने भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, ओह, सौभाग्य से मैंने अभी पर उस पर हमला नहीं किया, नहीं तो वो मुझे भी इनकी ही तरह मार डालता। लोग भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे थे। उन्होंने भागकर समर पर हमला नहीं किया, जिससे उनकी जान बच गई। गुआओं ने समर को ध्यान से देखा, जैसा कि वो पहले कभी मिला ही नहीं था। उसको ऐसे घूर कर देखते हुए समर ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, मोटे, तुम क्या देख रहे हो मुझे? मैं कोई सुंदर लड़की तो नहीं हूं। हालांकि यह मोटा आदमी ताकतवर था, फिर भी उसे सुंदर लड़कियां पसंद थी, जो सामान्य बात थी कि हर आदमी को सुंदर लड़कियां पसंद होती है। गुआओं ने मुस्कुराते हुए कहा, शैडो किंग, आप बहुत पावरफुल हैं। मुझे नहीं पता था कि आप इतने पावरफुल हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं इस पूरे समय आपके पीछे घूमता। गुआओ झूठ नहीं बोल रहा था। हालांकि वो बॉक्सिंग किंग होने के साथ साथ हायर हेवन किंगडम का फाइटर था, फिर भी अभी फर्स्ट स्टेज पर था। ये देखकर समर ने पार्क को तलवार से एक ही बार में आसानी से मार डाला। इसका मतलब था कि वो उसे भी एक ही बार में मार सकता है। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ दिन पहले ही समर को टाइगर ग्रुप में उनकी जान बचाने के लिए उसकी जरूरत पड़ी थी, लेकिन अब वो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया था। समर ने गुआओं के कंधे को थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, मोटे, मेरे साथ इंदौर चलो, मैं वहां तुम्हारा इलाज करूंगा। समर को साफ पता था टाइगर ग्रुप के फाइटिंग एरेना में क्या हुआ था। वो बेहोश था। अगर गुआओ, जिसने हिजू को उसके लिए रोका था, न होता तो उसकी जान जा सकती थी। गुआओ ने एक डरपोक नजर से मुस्कुराते हुए कहा, शैडो किंग, मैं आखिरकार आपकी पत्नी से मिल सकता हूँ, जिसे इंदौर की सबसे खूबसूरत महिला कहा जाता है। उसके बाद सुनकर समर ने गुआओ की तरफ आंखें घुमाते हुए कहा, मोटे, अगर तुमने उसे बहुत ज्यादा घूरा तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। गुआओ ने शर्माते हुए कहा, देखो भाई, मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ। वो मेरे भाई की पत्नी है, इसलिए वो मेरी भाभी हुई। मैं अपनी भाभी को कैसे घूर सकता हूँ? समर मुस्कुराया और गुआओ को अपना साथ इंदौर की तरफ ले गया। समर ने अपनी पावर से बहुत से लोगों को डरा दिया था। अब वह उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। आखिरकार हर कोई हायर हेवन किंगडम के फाइटर का सिर नहीं काट सकता था। 3 घंटे बाद जब वो इंदौर पहुंच गए, इन नेपानिया पैलेस के एंट्री गेट पर पहुंचे, तो उन्होंने पायल को देखा। पायल गुलाब की तरह आकर्षक लग रही थी। वो पारुल वशिष्ठ से बिल्कुल अलग तरह की आकर्षक थी। उसमें शुद्ध आकर्षण था, जबकि पारुल वशिष्ठ एक मनमोहक दुष्ट थी। शायद गर्भावस्था की वजह से पायल इन दिनों बहुत खुश और शानदार फॉर्म में थी। उसकी त्वचा माउंट एवरेस्ट की बर्फ की तरह गोरी और बेदाग थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, चमकदार आंखें जो आसमान के तारों की तरह चमक रही थी। उसका फिगर और भी ज्यादा सुंदर था। पायल एक ढीली गर्भावस्था पोशाक पहने गेट पर टहल रही थी। तभी पायल की नजर समर पर पड़ी तो उसने खुश होते हुए कहा, तुम कहाँ थे समर? आज तुम सुबह से मुझे दिखाई क्यों नहीं दिए? पायल के सुंदर चेहरे पर मुस्कान आ गई। पायल को समझ नहीं आ रहा था, जैसे जैसे उसकी डिलीवरी की तारीख नजदीक आती जा रही थी,
उसे समर की उतनी ही ज्यादा याद क्यों आ रही थी। वो उसे देखे बिना एक दिन भी नहीं रह पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी लाइफ में कुछ कमी रह गई हो। समर ने हंसते हुए उसकी बात का जवाब दिया और कहा, मुझे मुंबई में कुछ काम था, इसलिए मैं वहां गया था। मैं अभी वापस आया हूँ। पायल ने अपने होठ फुलाते हुए कहा, क्या तुम मेरे घर आकर मेरे लिए खाना बना सकते हो? हिमांशी आज घर पर नहीं है। उसकी बात के जवाब में समर ने कहा, जरूर, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे लिए खाना बनाना सुविधाजनक नहीं है। तभी गुआओ गाड़ी से उतरा। उसने अपना इंट्रो पायल को देते हुए कहा, आप जरूर मेरी भाभी होंगी। नमस्ते, मैं समर का दोस्त गुआओ हूँ। गुआओ ने जब पायल को देखा तब उसकी नजर उस पर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। उसने अपनी जिंदगी में इस औरत जितनी खूबसूरत औरत नहीं देखी थी। उसका आकर्षण और मैच्योरिटी दोनों ही बहुत आकर्षक थे। पायल ने मुस्कुराते हुए उस मोटे की बात का जवाब देते हुए कहा, नमस्ते, मैं पायल कपूर हूँ। उसने बस इसलिए जवाब दिया क्योंकि वो उस मोटे की घूरती निगाहों से बहुत खुश नहीं थी, लेकिन आखिरकार वो समर का दोस्त था। तभी समर ने खांसते हुए कहा, मोटे, तुम इस खूबसूरत लड़की को देखकर फिर से हिल नहीं सकते? खांसी की आवाज सुनकर गुआओ का होश उड़ गया। उसने शर्मिंदगी में अपना सिर पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए पायल से कहा, भाभी, मैं क्षमा चाहता हूँ। बचपन से ही मुझे सुंदर लड़कियों को देखकर अचंभित होने की बीमारी है। गुआओ ने समझाया क्योंकि वो पायल पर कोई बुरा इंप्रेशन नहीं छोड़ना चाहता था। वहीं पायल उसकी बात सुनकर अवाक रह गई। उसने अपनी आंखें घुमाई। उसे अपने आकर्षण का एहसास था। गुआओ तो क्या, कोई भी उसे देखकर अवाक रह जाता। समर गुआओ को लेकर पायल के घर चला गया और उसने खाना बनाना शुरू कर दिया क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। गुआओ के इलाज के लिए समर ने 4 सूप के साथ 8 व्यंजन बनाए। पायल को जब पता चला कि गुआओ ने टाइगर ग्रुप में समर की जान बचाई थी तो वो गुआओ की बहुत आभारी थी। गुआओ के प्रति उसकी धारणा अचानक और बेहतर हो गई। उसने उसके लिए 1982 लाफलाइट वाइन की 2 बोतलें निकाल ली। गुआओ ने व्यंजन के साथ देखते हुए कहा, शैडो किंग, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे कुक भी हो। तुम्हें इतना कुछ बनाने की जरूरत नहीं थी वैसे। उसकी बात सुनकर समर ने हंसते हुए कहा, मोटे, मैं जानता हूं तुम खाने के शौकीन हो। ये सब तुम्हारे धन्यवाद के लिए है। उसकी बात सुनकर गुआओ मुस्कुराया और उसने चॉपस्टिक से कुछ सब्जियां उठाई। पकवान के स्वाद की प्रशंसा में उसकी आंखें सिकुड़ गई। वो तीनों खाना खाते समय बात करते रहे। पायल ने सूप का घूंट लिया। उत्सुकता से पूछा, समर, डॉक्टर का कहना है कि बच्चा आधे महीने में पैदा हो जाएगा। क्या तुम मेरे साथ हॉस्पिटल में रहोगे? बच्चे का पिता होने के नाते समर को उम्मीद थी जब उसका बच्चा पैदा होगा तो वहां जरूर होगा, वरना उसे बहुत दुख होगा। समर अपनी आंखों में कोमलता के साथ मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हाँ, मैं बच्चे को सबसे पहले देखना चाहता हूँ। उन दोनों को ये सोचकर खुशी हो रही थी कि वे आधे महीने में बच्चे को देख सकेंगे, जो कि हर भावी माता पिता को होती है। पायल ने आकर्षक मुस्कान के साथ कहा, समर, तुम हमारे बच्चे का नाम क्यों नहीं रख देते? एक माँ बनने वाली खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसकी बात सुनकर समर सोच में डूबा हुआ था क्योंकि नामकरण एक बड़ी बात थी। उसे नाम रखने से पहले 2 बार सोचना होगा क्योंकि यह नाम बच्चे के साथ जीवन के भर रहेगा। समर ने पलके झपकाते हुए पूछा, तुम्हें परिधि नाम कैसा लगता है? पायल ने एक पल सोचा। उसे लगा कि नाम तो ठीक है, लेकिन इसमें कोई खास मतलब नहीं। उसने स्वयं एक नाम सोचा और वो था समायरा, क्योंकि उसमें उन दोनों का नाम शामिल था। पायल ने हंसते हुए अपने विचार बनाते हुए कहा, समर, चूंकि हमारा बच्चा है इसलिए मैं इसका नाम हम दोनों के नाम पर रखना चाहती हूँ। समर की आंखें घूम गई। वो 6 पात्रों में से नाम चुनने की कोशिश करते हुए सोचने लगा। समर और पायल। पायल का नाम उसके नाम पर भारद्वाज रखा जाएगा और फर्स्ट नेम स्त्रीलिंग होना चाहिए क्योंकि ये बच्ची होगी। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, साया भारद्वाज कैसा रहेगा? भारद्वाज मेरा पारिवारिक नाम है और साया का अर्थ है समर और पायल का मिलन। साया, साया। पायल ने कुछ दोहराया। सोया की बच्ची के लिए ये अच्छा नाम है। जब वो भी बच्ची को देखेगी तब तब उसको समर की याद आएगी। पायल ने मुस्कुराते हुए कहा, समर ये एक अच्छा नाम है, हम उसका नाम साया भारद्वाज ही रखेंगे। वहीं उधर इस समय कियारा दरवाजे पर बाहर खड़ी थी। अंदर हो रही बातचीत सुन रही थी। उसका चेहरा मरे हुए इंसान की तरह पीला पड़ गया था।
उसके खूबसूरत गालों से आंसू टपक रहे थे। कियारा का काम आज जल्दी खत्म हो गया था, क्योंकि समर सुबह ही उसकी बीएमडब्ल्यू लेकर गया था, इसलिए उसे टैक्सी से घर आना पड़ा। वापस आकर उसने देखा उसने अपनी गाड़ी पायल के दरवाजे के सामने खड़ी है। वो समझ गई थी कि समर वापस आ गया है और वो पायल के घर पर ही होगा, इसलिए वो उसके दरवाजे पर आ गई थी। कियारा दरवाजा खटखटाने ही वाली थी, तभी उसको उनकी बातचीत सुनाई देने लगी थी। बातचीत पायल की प्रेगनेंसी के बारे में थी, इसलिए उसने दस्तक रोक ली और चुपके से सारी बात को सुनने लगी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतनी बड़ी खबर मिलेगी, मानो धूप से भरे आसमान में बिजली कड़की हो। पायल समर के बच्चे की मां बनने वाली थी, जिसका मतलब था वो दोनों एक साथ सोए थे। क्यारा गहरे दुख में थी। उसका अपना पति किसी और लड़की के साथ बच्चा पैदा कर रहा था, इससे उसका दिल टूट गया। वो दरवाजा खटखटाकर समर और पायल पर चिल्लाना चाहती थी, लेकिन वो अंदर से इतनी दुखी थी, ऐसा भी नहीं कर पाई। कियारा रोते हुए अपने विला नंबर 13 में वापस चली गई। वहीं मिष्टी ने जब कियारा को आंसू बहाते हुए घर की ओर आते देखा तो उसने पूछा, दीदी, क्या आप पायल के घर नहीं गई थी? फिर आप वापस कैसे आ गई हैं? मिष्टी को कियारा ने ही घर पर जाने को कहा था, क्योंकि कियारा पायल के घर पर जा रही थी। फिर वो ऐसे पायल के घर पर जाने से पहले ही वापस क्यों रो रही थी? यह बात मिष्टी को समझ नहीं आई। जब मिष्टी ने देखा कि कियारा कोई जवाब नहीं दे रही, तो उसने दोबारा से पूछा, दीदी, क्या पायल ने आपके साथ कुछ किया है? मुझे बताइए, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। कियारा को इतना दुखी देखकर मिष्टी भी चिंतित हो गई थी। वो कियारा के साथ रह रही थी, इसलिए बहुत करीब थी। कियारा का रोना उसे अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा कि पायल ने उसे जरूर तंग किया होगा, इसलिए वो रो रही थी। लेकिन तभी कियारा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं ठीक हूं, और ऊपर अपने बेडरूम में चली गई। उसकी और समर की तस्वीर हमेशा उसके बिस्तर के सिरहाने पर रखी थी। यह बात तब की थी जब उनकी शादी होने वाली थी। अब भी उनकी शादी में बस आधा महीना बाकी था, लेकिन क्या अब वो शादी करेगी? जाहिर है नहीं। वो पहले से ही पायल के बच्चे का बाप बनने वाला था। तस्वीर में समर दूल्हे के सूट में था और कियारा अपनी शादी की पोशाक में, अपनी उंगली में अंगूठे के साथ बहुत खुश लग रही थी। अब उसे ये सब इतना विडंबना पूर्वक लग रहा था, मानो वो उसकी मासूमियत पर हंस रहे हो। कियारा ने रोते हुए कहा, मुझे मुझे तुमसे नफरत है समर। उसकी आंखों में आंसू टपक रहे थे। वो उसे नफरत करती थी, क्योंकि उसने उस लोमड़े के साथ उसे धोखा देने के लिए उसे झूठ बोला, यहाँ तक कि उस कमीनी को प्रेग्नेंट भी कर दिया। कियारा ने वो चित्र लिया और उसे जो स्वयं बनाया था उसके टॉप पर पहुंचे और उसके दो टुकड़े टुकड़े कर दिए। कियारा का दिल समर के विश्वासघात के कारण उसके लिए नफरत से भर गया था। यह तस्वीर कियारा और समर के प्यार का प्रतीक हुआ करती थी। उसने इसे शादी में बनाया था। अब जब उनके बीच प्यार का कोई मतलब नहीं था, तो कियारा ने गुस्से में इसे फाड़ दिया था। उसने पेंटिंग और उनके प्यार के प्रतीक को भी फाड़ दिया। कियारा ने अपना सूटकेस उठाया, सामान पैक करना शुरू कर दिया। वो यहाँ से अब भाग जाना चाहती थी। वो समर का चेहरा देखने के लिए यहाँ नहीं रुकना चाहती थी। सामान जल्दी ही पैक हो गया। उसने सूटकेस उठाया और नीचे चली गई। लेकिन तभी कियारा के हाथ में सूटकेस देखकर मिष्टी ने पूछा, दीदी, बाहर पहले ही अंधेरा हो गया, आप कहाँ जा रही हैं? कियारा ने उससे पूछा, मिष्टी, अगर तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगी तो क्या तुम मुझे याद करोगी? उसने पूछा और उसके गाल पर एक आंसू की बूंद फिसल गई। मिष्टी ने बाहें चढ़ाकर कहा, कियारा दीदी, ये आपका घर है और मैं यहाँ आपको हर रोज देख सकती हूँ। आज उसे कियारा की हरकतें अजीब लग रही थी। आज ही नहीं, बल्कि उसी पल जब वो पायल के घर से लौटी थी, वो मानो रोने लगी थी। उसे दुख हुआ। तभी कियारा ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मिष्टी, मैं घूमने जाना चाहती हूँ और कुछ वक्त अकेला बिताना चाहती हूँ। मेरे साथ मत आना प्लीज। ये कहते हुए उसने अपना सूटकेस उठाया और दरवाजे की तरफ चल पड़ी। तभी मिष्टी ने उसको रोकते हुए कहा, दीदी, नहीं नहीं, मास्टर ने मुझे आपका फॉलो करने के लिए और आपकी सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए कहा है। कियारा ने तुरंत उसको इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहा, मिष्टी, अगर तुम अब भी मुझे अपनी बहन और दोस्त समझती हो तो मेरे पीछे मत आना प्लीज, वरना अब से हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मिष्टी ने उसकी बात सुनकर भावुक होते हुए कहा,
दीदी, दीदी प्लीज ऐसा मत कीजिए। कियारा ने मिस्टी को उसका पीछा करने के बारे में वार्निंग देते हुए कहा। बस बस करो। अगर तुम मेरा पीछा करोगी तो मुझे कभी भी कियारा दीदी मत कहना। मैं तुम्हारे सामने अपनी जान भी ले लूंगी ताकि तुम समर को कुछ समझा न सको। उसके बाद कियारा ने अपने जूते लिए, दरवाजा खोला, आंसू बहाती हुई घर से बाहर निकल गई। पीछे देखने पर वो बहुत आश्वस्त लग रही थी, लेकिन उसका दिल उदासी से भरा हुआ था। आंसू हवा में उड़ गए थे और हवा में गायब हो गए थे। कियारा जानती थी कि एक बार चली जाने के बाद वापस लौटना बहुत मुश्किल होगा। वो इस जगह वापस आकर समर का सामना अब नहीं करना चाहती थी। वो उस आदमी से नफरत करने लगी थी जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी, जिसने पलटकर उसे झूठ कहा था। कियारा घर से भाग गई। मालिक के बिना घर सूना लग रहा था। तेज हवा चली और बारिश गिरने लगी, मानो वो सब उसे पुकार रही हो। कियारा सूटकेस लेकर घर निकली। तेज हवा और बारिश वाली सर्दी में आधी रात हो चुकी थी। आसमान में गिरती बारिश की बूंदों से मौसम वास्तविकता से भी ज्यादा ठंडा लग रहा था। लेकिन कियारा को ठंड का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ, क्योंकि उसका दिल तो जम सा गया था। कियारा के पिता चाहते थे कि परिवार का खर्च एक लड़के द्वारा चलाया जाए, इसलिए उन्होंने एक रखेल रख ली थी। यहाँ तक कि उन्होंने कियारा को सिर्फ इसलिए घर से निकाल दिया क्योंकि वो एक लड़की थी। उसका बचपन खुशहाल नहीं था। छोटी उम्र में वो असुरक्षित महसूस करती थी। वो पुरुषों से डरती थी। यही वजह थी उसने इतनी मेहनत से पढ़ाई की, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और सबसे अच्छी रैंक वाली छात्रा बन गई। अपनी असुरक्षा की भावना के कारण कियारा का यूनिवर्सिटी में कभी किसी को बॉयफ्रेंड नहीं रहा। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद उसने कई ब्लाइंड डेट्स के लिए तय किए गए प्रस्तावों को ठुकरा दिया और अपना सारा समय ऊर्जा और काम में लगा दिया। सुरक्षा की कमी और पुरुषों के डर के कारण कियारा को रोगाणु, भय और ठंडक भी महसूस होने लगी थी। उसे पुरुषों से नफरत थी और उसे छूना भी पसंद नहीं था। समर के साथ मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने का सारा इंतजाम उसके पिता ने किया था। जब वो उसे पहली बार मिली थी तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था, क्योंकि उसे सभी पुरुष नापसंद थे। समर के साथ बातचीत में उसका जमा हुआ दिल धीरे धीरे पिघलने लगा था। जैसे जैसे वो उसे स्वीकार करने लगी थी, उसे प्यार करने लगी थी, उसकी नफरत धीरे धीरे गायब होती गई। उसने कई बार अपना शरीर समर को सौंपने के बारे में भी सोचा, लेकिन वो शादी के बाद तक इंतजार करना चाहता था, क्योंकि वो घायल थी। कियारा हमेशा से समर के साथ शादी का सपना देखती थी। मैरिज सर्टिफिकेट मिलने पर उसे शादी समारोह आयोजित करने का मौका नहीं मिला था। न ही उसे अपने परिवार और दोस्तों से बधाई और शुभकामनाएं मिली थी। उसका सपना था कि वो शादी का जोड़ा और वेल पहने, शादी की अंगूठी पहने, क्योंकि ये प्रेम का प्रतीक होती है। कियारा और समर की शादी में अभी आधा ही महीना रहा था और वो एक साथ सोने और बच्चा पैदा करने की योजना भी कर रहे थे। लेकिन अब पायल की प्रेगनेंसी के कारण सब कुछ सपना बनकर रह गया था। पायल और समर एक साथ सोते थे, अब एक बच्चे को जन्म दे रहे थे। कियारा के दिल में मानो कोई स्टील की सुई चुभ गई हो। उसका दिल टूट रहा था। उसके चेहरे पर लगातार आंसू बहते ही जा रहे थे, ये जानकर कि समर ने उसे धोखा दिया। कोई और लड़की उसके बच्चे की मां बनने वाली है। उसे अपने दादा की मौत से भी अधिक दुख हो रहा था। वही बारिश भी तेज होती जा रही थी। जमीन गीली और फिसलन भरी होने लगी थी। बर्फीली आधी रात में इंदौर की सड़कों पर मुश्किल से ही कोई दिखाई दे रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। कियारा अपना सूटकेस लिए खाली सड़क पर चलती ही जा रही थी। टूटे दिल से अपने सारे आंसू उसने बहा दिए। प्यार और नफरत के बीच एक पतली सी रेखा थी। समर के लिए उसका गहरा प्यार उसके लिए गहरी नफरत में बदल गया था। यदि पहले से वो प्रेम न होता तो नफरत भी नहीं होती। जब कोई लड़की किसी लड़के से दिल से नफरत करती है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो उसे दिल की गहराइयों से प्यार करती होती है। भारी बारिश के कारण कुछ सड़कें अवरुद्ध हो गई थी। कियारा सड़कों पर बिना किसी उद्देश्य के घूम रही थी। उसे यह एहसास भी नहीं हुआ कि वो शहर से ग्रामीण क्षेत्र में जा रही थी। ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें तो बिल्कुल कीचड़ से भरी हुई थी। कियारा का सुंदर चेहरा भी, उसका घर कहाँ, उसे कहाँ जाना चाहिए, सब कुछ अज्ञात था और उसे अंदाजा नहीं था कि उसका अब भविष्य क्या होगा। कियारा सूटकेस लेकर चलती रही। तभी वो एक पहाड़ के सामने नीचे पहुंच गई।
वो ठिठुरती जा रही थी, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके पीछे इंदौर जाने वाली सड़क थी, वो शहर जिसे वो पीछे छोड़ना चाहती थी, वो उस आदमी को भी जिसने उसका दिल तोड़ा था। कियारा पहाड़ पर चढ़ने लगी। वो अकेली थी, इसलिए वो बिना किसी की परवाह किए जोर जोर से रो रही थी। ये एक अनजान पर्वत था और ढलान के कारण बहुत कम लोग यहाँ आते थे। कियारा ऊपर चढ़ रही थी, तभी ठंडी हवा उसके पास से गुजरी और बारिश की कुछ बूंदें उस पर गिरने लगी। आसमान और जमीन के बीच फैली पूरी सफेदी में वो अकेली इंसान थी। जब वह एक चट्टान के पास पहुंची तो उसका पैर फिसल गया और वो नीचे लुढ़कने लगी। वो चट्टान से नीचे गिरते हुए पहाड़ी से लुढ़कते हुए कई पेड़ों से टकरा गई। बारिश के मौसम की वजह से पत्थर नरम मिट्टी की मोटी परत से ढके हुए थे। अगर पत्थर मिट्टी से ढके न होते तो कियारा उनसे टकराकर उसी समय मर जाती। बारिश के बावजूद चट्टान से गिरने पर उसके शरीर पर कई चोटें आई। उसका चेहरा शाखाओं से खरोंचा गया, उसके कपड़े फट गए, उसका शरीर खून से लथपथ हो गया। कियारा का शरीर अंततः चट्टान के नीचे जा गिरा। उसका सिर एक पेड़ से टकरा गया और उसे चक्कर आ रहा था। खून उसके माथे से बहकर उसके कपड़ों पर लग रहा था। उसने मन ही मन में सोचा, क्या क्या मेरी मौत होने वाली है? कियारा बेहोश होने लगी और वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। उसके शरीर से लगातार खून बह रहा था, तेज दर्द हो रहा था। इंदौर की सबसे खूबसूरत लड़की, जो शुद्ध बर्फ की तरह खूबसूरत थी, अब खून से लथपथ और गंभीर सदमे में थी। उसने धीमी और कमजोर आवाज में बुदबुदाते हुए कहा, अगर अगर मैं मर भी जाऊं तो कोई बात नहीं, क्योंकि फिर मुझे उस आदमी से दोबारा नहीं मिलना पड़ेगा जिसने मेरा दिल तोड़ा है। वो कीचड़ में लेटी हुई थी, उसकी आंखें आसमान से गिर रही बारिश को देख रही थी, जबकि उसके विचार कहीं दूर चल रहे थे। उसके मन में अलग अलग कई विचार थे। उसने मन ही मन में सोचा, शायद वो मेरे मरने के बाद उस दुष्ट औरत के साथ हो सकता है, लेकिन मेरा दिल इतना क्यों दुख रहा है? क्या मेरे मरने के बाद उसे मेरी याद आएगी? नहीं नहीं, वो शैडो किंग है, उसके बहुत सारे फैन हैं। हो सकता है कि मैं उन सभी लड़कियों में से एक रही हूं जो उससे प्यार करती है। अलविदा वो आदमी जिसने मैंने प्यार किया। अलविदा वो आदमी जिससे मैंने प्यार किया, जिससे मैंने नफरत की। मैं चाहती हूँ कि अगर अगला जन्म हुआ तो भी मैं उसे कभी न देखूं। तुमसे प्यार करना, तुमसे नफरत करना बहुत थका देने वाला था। कियारा की आवाज धीरे धीरे कमजोर होती गई, पूरी तरह गायब हो गई। वो चट्टान के नीचे बर्फ में किसी सोती हुई परी की तरह लेटी हुई थी। बारिश के बूंदे कियारा के चारों तरफ घूम रहे थे, मानो वे उसकी दुग्ध कहानी बताने की कोशिश कर रहे हों। वहीं उधर समर पायल के घर से ज्यादा दूर नहीं गया था। उसके दिल में एक तेज दर्द उठा। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी में कोई जरूरी चीज फिसल रही है। दिल का दर्द महसूस करते ही उसके मुंह से खून की एक बूंद फूट पड़ी। समर दर्द से नीचे झुक गया। गनामत रही कि वो पायल के घर से निकल चुका था, वरना यह नजारा देखकर पायल चौंक जाती। उसने तो वहां सिर्फ खाना खाया था, फिर वो खून कैसे थूक रहा था, गुआव जो उसके बगल में चल रहा था। उसने समर की हालात देखकर चिंतित होते हुए कहा, शैडो किंग, क्या तुम ठीक हो? तुम अभी तो ठीक थी, फिर अब तुम्हारे मुंह से खून कैसे निकल रहा है? उसकी हालात देखकर गुआव भी डर गया। गुआव के हिसाब से शैडो किंग इतना स्ट्रांग था, इजू को एक ही वार में मार सकता था। इसलिए अब उसे समझ नहीं आ रहा था उसके मुंह से खून क्यों आ रहा था। समर का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने धीरे से बड़बड़ाते हुए उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, ओह गुआओ, मेरा दिल दुख रहा है। उसने एक और बार खून उलग उगल दिया। उसका दिल दुख रहा था, उसे लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी उससे दूर जा रही हो। समर ने अपना हाथ सीने पर रखा और घर की तरफ दौड़ा। उसे ऐसा लग रहा था कियारा के साथ जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। वो बहुत तेजी से दरवाजा खोलकर एकदम से बोला, हनी, हनी, क्या तुम घर पर हो? समर बहुत जोर से बोल रहा था, क्योंकि वो चिंतित था। उसकी आवाज इतनी तेज थी, पूरा घर गूंज उठा। जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ बढ़ता गया, बुरी भावना और प्रबल होती गई। जब वो ऊपर वाले बेडरूम में पहुंचा, लगभग गिरते गिरते बचा, तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। बिस्तर बिखरा पड़ा था, कागज के फटे टुकड़े से वो भरा हुआ था। ये पेंटिंग कियारा ने शादी के लिए बनाई थी। समर अपने दूल्हे के सूट में था और कियारा अपनी शादी के लहंगे में। फोटो में शादी के मौके पर उनके चेहरे खुशी से भरे हुए थे, जब उन्होंने एक दूसरे को अंगूठियां पहनाई थी।
सभी ने उनको शादी की शुभकामनाएं दी। पेंटिंग छोटे छोटे टुकड़ों में फटी गई थी। उसे याद आया कि कियारा ने उससे कहा था कि उसकी सबसे पसंदीदा पेंटिंग है, क्योंकि ये उसने उसके प्यार का प्रतीक बनाया था। उसने उससे कहा था कि वो इसे जीवन भर संजो कर रखेगी। उनकी शादी भी बिल्कुल ऐसे ही रहेगी। हालांकि उसकी पसंदीदा शादी की पेंटिंग अब टुकड़ों में बिखर चुकी थी। टुकड़े सैकड़ों ब्लेडों की तरह उसकी आंखों में चुभ रहे थे। समर तुरंत चिल्लाया, मिस्टी, मिस्टी, अभी यहाँ आओ। मिस्टी समर के आदेश पर तुरंत एक कोने से बाहर आई। मास्टर, क्या आपको मेरी जरूरत है? समर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, कियारा कहाँ है? मिस्टी ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, कियारा दीदी ने कहा है कि वो घूमने के लिए जा रही है। मुझसे कहा कि मैं उसके पीछे ना हूं, वरना मुझे छोड़ देगी। समर ने गुस्से में मिस्टी पर चिल्लाते हुए कहा, मुझे सीधे सीधे मार डालो ना। आधी रात को ऐसी बारिश में वो कहाँ घूमने जा रही होगी? क्या तुम अपने बेवकूफ दिमाग से इतना भी नहीं सोच सकती? मिस्टी अपनी इज्जत जाने पर खुश नहीं थी, लेकिन ये जानते हुए कि वो बहुत गुस्से में था, उसने इसे अपने अंदर छिपा लिया। उसे अचानक याद आया कि उसने उससे कहा, कियारा दीदी जब से वापस गई थी वो रो रही थी। मैंने उन्हें पहले इतना कभी रोते हुए नहीं देखा था मास्टर। उसकी बात सुनकर समर हैरान था, क्योंकि वो जानता था कियारा कितनी स्ट्रांग थी। उसने उसके दादा के अंतिम संस्कार में कभी रोते हुए नहीं देखा। जरूर कोई गड़बड़ थी कि वो इतना रो रही थी। समर ने उसकी तरफ देखते हुए गुस्से में कहा, मिस्टी, मुझे जवाब दो, वो क्यों रोई थी? मिस्टी ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, कियारा दीदी ने अपनी बीएमडब्ल्यू को पायल के घर के सामने खड़ी देखा, इसलिए उन्हें पता चल गया कि आप वहां हैं। वो आपसे मिलने के लिए उसके घर गई, लेकिन कुछ ही मिनटों में बुरी तरह से रोकर वापस आ गई। समर उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। उसने मन ही मन में हैरान होते हुए कहा, क्या कियारा पायल के घर पर थी? वो चकित था, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या सोचे, क्योंकि बुरी भावना और भी प्रबल होती जा रही थी। कियारा पायल के घर गई, लेकिन वो पूरे समय लिविंग रूम में ही था। उसने उसे अंदर आते भी नहीं देखा। इसका मतलब था वो दरवाजे पर थी। उसने मन ही मन कहा, नहीं, कियारा ने जरूर मेरी और पायल की बातचीत सुनी होगी। समर इतना समझदार तो था, उसको सिचुएशन की असली वजह तुरंत समझ आ गई। उसने मन ही मन आगे कहा, वो रो रही थी, घर छोड़कर चली गई, क्योंकि उसे मेरे और पायल के बच्चे के बारे में पता चल गया। समर ने घने अंधेरे आसमान की तरफ देखा। इस बर्फीले मौसम में वो कहाँ जा सकती थी? वो कियारा के लिए बहुत चिंतित था। अगर उसे कुछ हो गया तो वो खुद को माफ नहीं कर पाएगा। धिक्कार है, आगे अगर सच छुपाया नहीं जा सकता। जिस बात का उसे सबसे ज्यादा डर था वो हो चुका था। समर ने अपना मोबाइल फोन निकाला, नंबर डायल किया। फोन लगातार बंद आ रहा था। उसके बाद उसने मन ही मन कहा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सोचो यहां से भागने के बाद कियारा कहाँ गई होगी। तभी उसके मन में एक विचार आया, हाँ, हाँ, हो सकता है वो अपने माता पिता के पास गई हो, क्योंकि जब लड़कियां दुखी होती है तो माता पिता के पास जाती है। समर ने जल्दी से फोन उठाया, अपने ससुर शिवराज का नंबर डायल किया। रात के 1 बज रहे थे। शिवराज सो रहा था। उठाने में काफी देर लगी। शिवराज ने शिकायत भरे लहजे में कहा, समर, तुम मुझे आधी रात को फोन क्यों कर रहे हो? वो अभी भी नींद में था। अब क्या करेगा समर? क्या जवाब देगा? क्या शिवराज को पता चलेगा तो वो क्या कहेगा समर को? अब क्या समर कियारा को ढूंढ पाएगा? क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर से जरूर करें।